नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपनी छत्तीसगढ़ की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। खबर रायपुर से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बीजेपी संगठन के साथ बैठक खत्म हो गई है। संघ प्रमुख ने बीजेपी नेताओं को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। बैठक चल रही थी बीजेपी संगठन के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो कि खत्म हो चुकी है, और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तालमेल बनाकर और जनता के बीच जाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बंगले का मोह त्याग कर जनता से जुड़ने को कहा गया है। साथ ही लोक हित के मुद्दों पर जनता से जुड़ने की संघ प्रमुख ने नसीहत दी है। और सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। देवेश, संघ की तरफ से संगठन को यह कहा गया है कि जनता से जुड़े, बंगले का मोह त्यागें। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, बैठक में वो तमाम नेता शामिल थे जो कि बीजेपी के संगठन की दशा दिशा और रूपरेखा तय करते हैं। इसके अलावा जो संघ की ओर से जिनकी भूमिका यह होती है कि जो संघ के और संगठन और जो है संघ के बीच में तालमेल बना करके रखें, वो तमाम नेता भी उसमें मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में तय किया गया कि प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं वो लोकहित के मुद्दों पर ध्यान दें, लोगों के बीच उतरें, लोगों के जो समस्याएं हैं उन पर अपनी आवाज को मुखर करें। और खास बात यह भी है कि जो फीडबैक ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं से लिया गया था, जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनसे लिया गया था, उसके आधार पर यह कहा गया है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने बंगलों के भीतर बैठे हुए हैं। बड़े नेता फील्ड में उतर नहीं रहे हैं, उनको जन समस्याओं से और लोकहित से मतलब नहीं है। इसलिए जो फीडबैक ग्राउंड लेवल पर मिला, उस फीडबैक के आधार पर जो संघ प्रमुख हैं उसने बड़े नेताओं को यह कहा है कि वो लोकहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएं, लोगों से मुलाकात करें। जी तो देवेश, जिम्मेदारियां बदलने की खबरें भी सामने आ रही थी, तो क्या इस पर भी कोई बात सामने आई है? देखिए, संगठनात्मक स्तर पर बदलाव पहले ही हो चुके हैं। प्रदेश के संगठन मंत्री को बदला जाना है। इस समय पवन साहब प्रदेश के संगठन मंत्री, और एक बेहतर चेहरे की तलाश आरएसएस जो है वो कर रहा है। पहले राम प्रताप सिंह हुआ करते थे, बाद में राम प्रताप सिंह को संगठन में से निकाल करके उनको सरकार का हिस्सा बना लिया गया था। औषधि एवं पादप बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था बीजेपी की सरकार में। बाद में सरकार जाने के बाद से जो राम प्रताप सिंह है वो काफी लंबे समय तक प्रदेश में संगठन मंत्री रहे हैं। उनके बाद पवन साह इस समय संगठन मंत्री हैं। आने वाले दिनों में कोई नया चेहरा जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज काफी समय तक उनकी बातचीत हुई है। संघ और बीजेपी के बीच में तालमेल बनाने की जो महत्वपूर्ण इकाई होती है संगठन मंत्री, उनको लेकर के काफी चर्चा हुई है। कई चेहरे जिनके नाम पर जो है चर्चा चली है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसके नाम पर संघ जो है वो अंतिम मुहर लगाता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ देवेश। और भी खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने संघ प्रमुख से 3 सवाल पूछे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूछा है कि संघ की प्रदेश इकाई ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है, तो क्या मोहन भागवत गोधन न्याय योजना को केंद्रीय स्तर पर इसे लागू कराएंगे? कांग्रेस ने दूसरा सवाल यह पूछा है कि क्या राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने वाले मोहन भागवत कौशल्या मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? और तीसरा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत राम वन गमन पथ योजना को केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे? कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को संघ की शाखा में आकर राष्ट्रवाद सीखने की नसीहत दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद्र सुंदरानी का कहना है कि कांग्रेस के पास सवाल पूछने के सिवा कोई काम नहीं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जो गोधन न्याय योजना संचालित की है, उसका संघ की स्थानीय इकाई ने स्वागत किया है। क्या मोहन भागवत जी भी इस योजना का स्वागत करते हैं? तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी से बात कर राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना को संचालित करने के लिए पहल करेंगे? कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। कांग्रेस के पास कोई काम तो बचा नहीं है। रोज प्रश्न दागने के अलावा कभी भागवत जी से, तो कभी रमन सिंह जी से, तो कभी मोदी जी से। ये एक सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस के पास रहा है सवाल दागने का। भागवत जी से सवाल दागने का इनको औचित्य क्या? कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है भागवत जी। एक बार चले जाएं भागवत जी के पास, शाखा अटेंड कर ले कांग्रेस के लोग, पता चल जाएगा क्या होता है राष्ट्र प्रेम। और बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी लगातार बने हुए हैं। देवेश, सवालों के जरिए कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है?
देखिए, प्रदेश में जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो सियासत में सवाल पूछे जाते हैं। जब कभी राहुल गांधी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो घोषणा पत्र था उनके वादों को लेकर सवाल पूछ लेती है। जब मोहन भागवत आते हैं तो धार्मिक एजेंडे पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। उदाहरण के लिए जो राम वनगमन परिपथ है जो राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया है उसमें 15 स्थानों को शामिल किया गया है। उसमें जगदलपुर छत्तीसगढ़ का जो है वो चिन्हांकित तो है, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए जो राशि आनी है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा माता कौशल्या का मंदिर है, रामगढ़ की पहाड़ी है जहां पर लक्ष्मण के रेखा के निशान मिलते हैं, रावण के कदमों के निशान वहां पर मिलते हैं। तो जो राम भगवान के छत्तीसगढ़ में प्रवास के दौरान, वनवास के दौरान जितने जगहों पर भगवान श्री राम गए थे उन सभी जगहों को शामिल करने की मांग कांग्रेस करती आ रही है। साथ में यह भी मांग कर रही है कि केंद्र ने जो रामायण सर्किट बनाया है जिसके डेवलपमेंट के लिए केंद्र से राशि भी आनी है, उस सर्किट में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। मोहन भागवत चूंकि राम मंदिर निर्माण में शामिल थे, राम मंदिर निर्माण के लिए जब शिलान्यास किया जा रहा था उसमें शामिल थे, इसलिए उनसे भी सवाल पूछा गया है। साथ में 2 और सवाल जो है कौशल्या माता मंदिर को लेकर के, गोधन न्याय योजना को लेकर के। तो जब कोई बड़ा चेहरा होता है तो राज्य की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने एजेंडे जो है वो उनके नाम के साथ शामिल कर देती है और वो चर्चा में आ जाते हैं। यही काम आज कांग्रेस ने किया है। मोहन भागवत आए हैं अपने एजेंडे को लेकर। मोहन भागवत बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में कांग्रेस ने जो अपने एजेंडे हैं, कांग्रेस के जो एजेंडे, गोधन न्याय योजना जिसके जरिए गोबर बेचकर लोगों को पैसे मिल रहे हैं, उससे खाद बनाया जा रहा है, जैविक खेती की ओर लोग जा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को उसके मोहन भागवत के दौरे से जोड़ करके सवाल पूछे हैं। जाहिर तौर पर जब भागवत की चर्चा होगी तो सवालों की चर्चा भी हो जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने बीजेपी की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 15 साल में बीजेपी में कई बुराइयां आ गई हैं। 15 साल तक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से आज ये हालात हुए हैं। उनका कहना है कि परिक्रमा करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलने से ही पार्टी को नुकसान हुआ है, जबकि परिक्रमा की जगह परिश्रम को महत्व दिया जाना चाहिए था। सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं सच्चिदानंद उपासने के बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उनके बयान ने बीजेपी की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। इस स्तर पर आने का एक माध्यम है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण, मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे क्या हो गए, ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है। और जब हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते। केवल काम करना देश के लिए ये एक भाव है और हम उसके अनुषंगिक संगठन के एक अंग हैं। इसलिए मुझको लगता है कि इस बात का चिंतन मनन हमको इस छत्तीसगढ़ में करना चाहिए कि आखिर आज हमारी स्थिति क्यों। अब भाजपा में पराक्रम और परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जाता है। कलई खोल के रख दी है उपासने जी ने भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा की, लोकहित की उपेक्षा की। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के खिलाफ केंद्र सरकार से न केवल आदेश पारित कराए, उनका समर्थन भी किया। इन सारे कारणों से भाजपा लगातार हाशिए में जा रही है। संघ प्रमुख की बैठकों से कुछ होने वाला। अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि मरवाही में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरी तैयारी है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन यहां बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पूरे मरवाही में केवल कांग्रेस की तैयारी है। हमारे प्रभारी मंत्री वहां नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा हो चुका है। मरवाही की जितनी डिमांड्स थी डेवलपमेंट की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम जानते हैं कि मरवाही की जनता की मानसिकता क्या है। वैसे भी वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा हमारी संख्या 70 पहुंचने के लिए मरवाही ही अब एक अगला स्टेप होने वाला है।
पूरे 12 महीना साल भर हमेशा तैयार रहती है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जिले का गठन कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और पूरी ताकत के साथ में, पूरी दमदारी के साथ में चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बरवाही में चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, ये तो समय आने पर मालूम पड़ेगा कि योगी जी के मामले में कितनी सहानुभूति है, कितने कांग्रेस की सरकार के कामों का असर है और कितना भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यों का और मोदी जी की सरकार के कामों का कितना असर है, ये समय आने पर मालूम पड़ेगा। बलरामपुर में चल रहे अवैध रेत उत्खनन के मामले में प्रशासन और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और मौके से 2 पोकलेन मशीन समेत 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सूचना मिली थी कि कुदरू गांव में लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ऐसे में रामानुजगंज के तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में सनावल पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव पर छापा मारा और पांगन नदी पर अवैध रेत उत्खनन करते 2 पोकलेन मशीन और 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पांगन नदी पर अवैध रेत उत्खनन के मामले में अनिल सिंह का नाम सामने आया है और रेत का उत्खनन कर डंपिंग यार्ड में डंप करने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस की टीम के साथ और नायब तहसीलदार के साथ वहां पे अचानक से दौरा किए तो पागन नदी तट पे 2 पोखलेन और कुछ ट्रैक्टर अवैध रेत में निकालने में शामिल थे। तो मौके पे ही उसकी जब्ती बना के पीआई सनावल के सुपुर्द किया गया और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। सूरजपुर जिले में 2 हाथियों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। वहीं एक और हाथी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के करंजवार जंगल में एक दंतेल हाथी का शव मिला है। ग्रामीणों ने बताया है कि हाथी की नाक से खून निकल रहा था। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पिछले कुछ दिनों से करंजवार क्षेत्र में 4 हाथियों का दल मौजूद था और आशंका ये जताई जा रही है कि हाथी इसी दल का हिस्सा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो सकेगा। और खबर जांजगीर से है, जहां कोरोना का बहाना बनाकर छुट्टी लेने का मामला सामने आया है। यहां नवागढ़ ब्लॉक के पचेरा गांव के सरपंच का फर्जी लेटर इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। लेटर में गांव को कोरोना की चपेट में बताया गया है और 28 दिन क्वारंटीन किए जाने का हवाला दिया गया है। यह लेटर किसी शख्स को छुट्टी दिलाने के लिए जारी किया गया है। मामले में सरपंच ने लेटर को फर्जी बताकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अब मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। ग्राम पचेड़ा के सरपंच थाने में लिखित शिकायत दिया है कि इसके स्टाम्प, इसके लेटर पैड पे कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव गांव में आया है। आवेदन ले लिया गया है, जांच का विषय है, जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और रुक रहे हैं इस बीच एक छोटा सी ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। स्वागत है आपका। खबर रायगढ़ से है, जहां एक पिता ने अपने 3 बच्चों के साथ उफनती नदी में छलांग लगा दी। घटना खरसिया के डोमनारा के पास पुलिया की है। बताया जा रहा है कि SECL कर्मचारी कार्तिकेश्वर राठिया मानसिक रूप से परेशान था। जानकारी के मुताबिक वो आज अपने 4 बच्चों के साथ घर से निकला तो पत्नी को कुछ शक हुआ, जिसके बाद पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते मांड नदी की पुलिया पर पहुंची। वहां उन्हें एक बच्चा मिला। उधर लोगों ने बताया कि एक शख्स ने पहले 3 बच्चों को नदी में फेंक दिया और फिर नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम भी वहां पहुंची और चारों लोगों की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा में श्रम कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब KSK महानदी पावर प्लांट के बर्खास्त मजदूरों ने एक मजदूर ने जहर पी लिया, जिसके बाद साथी मजदूर अस्पताल वहां पहुंचे उसको लेकर, जहां उसका इलाज जारी है। अकलतरा में स्थापित KSK महानदी पावर प्लांट ने
10 महीने पहले मजदूरों को बर्खास्त कर दिया था। मामले में समझौते के लिए मजदूरों और पावर प्लांट प्रबंधन को प्रशासन ने बुलाया था। जब बात नहीं बनी तो फिर निराश होकर रामनाथ केवट ने जहर पी लिया। भारी हंगामे के बीच उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्लांट में नियमित करने की मांग को लेकर 10 महीने पहले मजदूरों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद 20 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया था, जो अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब तक मजदूरों और प्लांट प्रबंधन के बीच कई बार चर्चा हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। खानदानगी की टीम और अन्य लोग अभी मौके पर आए हुए हैं। जहर सेवन करने वाले व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल अभी भेजा गया है और उसका इलाज जारी है। कोरिया जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से कई पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग उसी पुल पुलिया से अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें आप देखिए, कैसे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और बावजूद इसके यहीं से गाड़ियां निकल रही हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से पानी ये बह रहा है, जिसकी वजह से मनेंद्रगढ़ शहर से भरतपुर सोनहत विधानसभा का संपर्क टूटा। वहीं शहर में NH 43 पर भी बनी करोड़ों की नवनिर्मित पुलिया के पास मिट्टी का कटाव हुआ है, जिसकी वजह से पुलिया के टूटने का खतरा बढ़ गया है। मामले की जानकारी के बाद मनेंद्रगढ़ SDM ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। बीजापुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। 8 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश के हालात ऐसे हैं कि कई घरों में पानी भर गया है। वहीं पुजारी पारा इलाके में तेज बहाव में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बह गई। यही हालात कोकड़ा पारा और जेलबाड़ा में भी हुआ है।